वेलकम स्टूडेंट्स। और आज की हमारी क्लास है न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर? न्यूक्लियस वही जिसे हम लोग डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। और डायरेक्टर ऑफ द सेल मतलब वो जो सारे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने वाला है। तो न्यूक्लियस है डायरेक्टर ऑफ द सेल। लेकिन इससे पहले मैं क्लास चालू करूं, उससे पहले आपको याद दिला दूं, डेली प्रैक्टिस पेपर जो हर क्लास के साथ में होता है, आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए और उसे ज़रूर सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका थ्योरी का रिटेंशन, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करता है। और ये हमें बहुत ज़रूरी है। कारण ये है क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब आपके मिनिमम 350 मार्क्स आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में आने चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको अपनी प्रैक्टिस पे रेगुलरली ध्यान देते रहना चाहिए और अपनी गलतियों को वैनिश करते रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजी है जो आपको रैंक तक पहुंचा सकती है। अच्छी रैंक चाहिए, स्ट्रेटेजी ज़रूरी है। सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लासेस और क्लास नोट्स आपको बनते चले जाएंगे इस पीपीटी के साथ में। इसलिए सबसे पहले आप क्लासेस को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ डीपीपीज यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भी ज़रूर अटेम्प्ट करिए। वीकेंड पे जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको रियल टाइम प्रैक्टिस का एहसास हो जाएगा कि कैसे 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कवर किया जाता है। क्लियर? ये है ट्यूरिटो और ट्यूरिटो प्रोवाइड कर रहा है आपको वो स्ट्रेटजी जिससे आप नीट 2021 या 2022 जो भी आप देना चाह रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास विद टुडेज टॉपिक सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। में हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं पहले भी ये बातें बता चुका हूं। वेरी बिगिनिंग बेसिक क्लास जो थी, जहाँ शुरू किया था चैप्टर, वहीं पर हमने कह दिया था न्यूक्लियस जो है वो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनने वाला है सेल के अंदर। और न्यूक्लियस की अकरेंस के बेसिस पर ही सेल को दो ग्रुप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था। तो जब हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे दो सेल टाइप बताते हैं तो अपने आप ही एक न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस साफ दिखाई पड़ता है कि आप न्यूक्लियस को जब पढ़ें तो कह रहे हैं दिस इज डायरेक्टर ऑफ द सेल। ये डायरेक्टर ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। किसने डिस्कवर किया है? वो एक फिजिसिस्ट है। पता नहीं बायोलॉजी में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन। और जब उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया उसके बाद लोगों ने कहा कि चलो न्यूक्लियस के बेस पे सेल के दो टाइप देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए वो अपनी जगह पर है। न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के बारे में मैं क्या बोलूं, आप तो ये चीज़ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होगा आप ये कहेंगे कि अकरेंस उसका यूकैरियोटिक सेल में होता है। हालांकि सारे यूकैरियोटिक सेल में आप न्यूक्लियस को नहीं देखते हैं। जैसे कुछ सेल, वो सेल जिनमें न्यूक्लियस चला गया, मतलब सेल क्या हो गए? ई न्यूक्लिएटेड। एक तो है नॉन न्यूक्लिएटेड, था ही नहीं, है ही नहीं, जाने दो। क्लियर? लेकिन जिनमें से चले गए उन्हें हम लोग बोलते ई न्यूक्लिएटेड। तो आप ये कहते हो कि दैट मेमिलियन आरबीसीज, मोस्ट ऑफ मेमिलियन आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, मतलब लूज न्यूक्लियस विद मैच्योरिटी। जैसे मैच्योर हुए वो चला गया। इसके अलावा दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो है सीव ट्यूब्स। किस में मिलती हैं सीव ट्यूब्स? एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एक जैसे हों, अलाइक जैसे ओपलिना में, लेकिन दो न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे से अलग हों, जैसे पैरामीशियम स्लीपर एनिमल क्यूल। वही प्रोटोजोआ में जो एग्जाम्पल पढ़ा है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, पिछली क्लास में भी पढ़ा था सीलिया पढ़ते टाइम। या फिर आप ये कहते हो कि दैट कार्डियक मसल के जैसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं। क्लियर? हम इनको सिंशियल या सिंशियम भी कहते हैं। क्लियर? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए दो वर्ड्स हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए दो वर्ड्स हैं, एस, या तो उनको सिंशियल पढ़ा जाता है
या फिर उनको सिनोसिटिक बोला जाता है। जो टर्म यूज किए जा रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएट के वो कुछ इस तरीके के हैं, या तो सिंशियल या फिर सिनोसिटिक। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूक्लियस ओरिजिनेट कहां से हुआ? तो न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हुआ है, यानी न्यूक्लियस रेप्लिकेट करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं वो क्या हैं, चलिए हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप ये कहते हैं कि अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आप पढ़ पाएंगे उसको इंटरफेस में। ये क्या है भाई, इंटरफेस क्या है? तो हम ये कहते हैं कि सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली, एक सेल साइकिल को फॉलो करते हैं अगर वो डिवीजन करते हो तो। वो सेल साइकिल में एक पार्ट होता है इंटरफेस और दूसरा पार्ट होता है एम फेज। क्लियर? वो एक इंटरफेस है और दूसरा पार्ट का नाम है एम फेज। चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग यूकैरियोटिक सेल्स, चाहे प्लांट सेल बोलो या एनिमल सेल्स, उनके पास में कुछ इवेंट्स हैं जिससे हम लोग साइक्लिक मैनर में दिखा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? मैं यहां से चालू करता हूं। ये छोटा सा सेल दिख रहा है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और कह रहा हूं कि दैट ये न्यूक्लियस वाला सेल साइज में बड़ा हो गया। न्यूक्लियस ऐसा ही है, इतने ही साइज का है, लेकिन अब साइटोप्लाज्म डेंस होने लग गया है। लो, साइटोप्लाज्म डेंस हो रहा है, न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होने लगा है। उसके बाद सेल ने रियलाइज किया कि उसे डिवाइड कर जाना चाहिए, और अगर उसे डिवाइड कर देना चाहिए, ऐसी चीज रियलाइज करता है, तो ये अब देखो तैयारी है बेटा। ये जो इवेंट्स हैं ये पूरे के पूरे, इसे हम लोग कहते हैं इंटरफेस, जहां सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। और बाकी फिर एक छोटा फेज आता है, उसका नाम है एम फेज, जहां पे सेल डिवाइड करता है। सेल डिवाइड करता है मतलब ये एक और ये दूसरा, ये दो डॉटर सेल्स बना देता है। इस सेल के डिवीजन से ये डिवाइड हुआ, यहां पे डिवाइड होता हुआ दिखा देता हूं, और ये इस तरीके की कंडीशन यहां पर आ गई। ओके, तो हम इसे एम फेज बोल रहे हैं। मुझे अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो मैं इंटरफेज में पढ़ूंगा, क्योंकि जो बीच का टाइम यहां पे बता रहे, एम फेज में हम बता रहे हैं, वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। वहां पे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने वाला क्रोमोसोम होगा। इंटरफेज में कौन? न्यूक्लियस। एम फेज में कौन? न्यूक्लियस। इज रिप्रेजेंटेड एज क्रोमोसोम्स। तो यहां पे आपको वो स्ट्रक्चर मिल ही नहीं रहा है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में। चलिए लौट रहे इंटरफेस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। ठीक है, कि इंटरफेस न्यूक्लियस में आखिर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, उससे पहले देखिए क्वेश्चन इस तरीके का था। देखो पुराने क्वेश्चन कई बार बहुत काम के होंगे। क्लियर? पुराने क्वेश्चन से आप मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस भी जो 1980s में आए हुए हैं, 1990s में आए हुए हैं। हालांकि क्वेश्चन की रिपीटिशन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। क्लियर? एम्स अलग से एग्जाम रहा नहीं, तो रिपीटिशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन पुराने क्वेश्चन से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का है जो ये कह रहा है कि आप न्यूक्लियस को क्लियर और डिस्टिंक्ट किस में देखते हैं और किस में नहीं देखते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। आए हुए क्वेश्चन में से एक सिलेक्टेड प्रॉब्लम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इज ऑब्जर्व्ड इन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होगी तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोकैरियन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोकैरियन। यहां पे जहां पे मैं कहता हूं वेयर न्यूक्लियर मटेरियल इज, न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। वेयर न्यूक्लियर मटेरियल और
genetic material lies naked, where nuclear material or genetic material lies naked in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में नेकेड आ रहा है। उस तरीके के एग्जाम्पल को हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल जहां पर नेकेड हो वहां पर हम लोग कहते हैं किस में होगा, ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक में होगा। उसमें कौन आते हैं, मोनेरा के मेंबर्स आते हैं, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के मेंबर्स कौन से पेयर में दिए हुए हैं, ग्रीन एल्गी लिखा तो वो क्या हो गया बेटा, यूकैरियोटिक। तो ये तो आंसर नहीं है। क्लियर। तीसरे एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में रेड एल्गी लिखा तो ये भी क्या है, यूकैरियोटिक। ये भी एग्जाम्पल नहीं है, ये भी कट गया। तीसरे एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया लिखा है, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक है, यानी आंसर है सी स्टेटमेंट। आंसर क्या है, सी स्टेटमेंट है। क्या डी स्टेटमेंट के बारे में क्या बातें, माइकोप्लाज्मा, हाँ ठीक है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ग्रीन एल्गी अगेन क्या हो गया, यूकैरियोटिक। तो वो पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल नेकेड होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो प्रोकैरियोटिक हैं, और दोनों प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल दिए हैं ऑप्शन नंबर सी में। आंसर है सी, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। चलिए अकरेंस की बात, स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर में हम लोग कह रहे हैं द इंटरफेस न्यूक्लियस है हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। दूसरा कंटेंट जिसे हम बोल रहे हैं मोर, वन और मोर इन नंबर, उसे हम लोग न्यूक्लियोलाई कहेंगे, सिंगुलर में न्यूक्लियोलस कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक चीज होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन। चलिए आपको ये बता देता हूं, क्रोमेटिन वर्ड दिया था किसने, फ्लेमिंग ने। ये टर्म फ्लेमिंग ने प्रपोज करा है। क्लियर। जबकि न्यूक्लियोलाई की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोंटाना। फोंटाना ने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था, प्लूरल बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। चलिए हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कैसा है। ये स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं जैसा कि मुझे बताया जाता है, उस ड्रॉ करने के बेसिस पे मैं ऑब्जर्व करता हूं कि न्यूक्लियस की ना दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, और ये दो मेम्ब्रेन जो होती है अपने बीच में एक जगह को घेरे हुए है। ठीक है, इनके बीच में एक जगह घिरी हुई है, ये देखो ये वाली जगह, इनके बीच में जो जगह है उस जगह का नाम होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस जगह का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, PNS। चलो लगभग हम हर एक स्ट्रक्चर जिसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी उन सब में ये पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पड़ी थी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट थी, जिसे पेरी प्लास्टिडल स्पेस कह रहे थे। और यहां पर प्रेजेंट है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर्स के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस या PNS। ओके, ये देखो ध्यान दो, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हैं, ठीक है, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपस में कंटिन्यू हो जाती है। जरा ध्यान से देखिए, ये जुड़ गई एक दूसरे से। क्लियर, ये जुड़ गई एक दूसरे से। तो यानी आप ये बात करते हैं जब ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो बीच में जगह खाली छोड़ जाती है। सेल में, सॉरी न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट 50% जगह ऐसी खुली हुई है। क्लियर, इस खुली जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये खुली जगह क्या हो जाती है, न्यूक्लियर पोर। ये ठीक है यार, कोई चीज जब मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है तो मेम्ब्रेन उसे सराउंडिंग से अलग कर देती है। रिपीट, मैंने कहा कोई चीज अगर मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है तो उसे कौन अलग कर देता है, मेम्ब्रेन अलग कर देता है। यानी यहां पर मैं कहता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट जिसे मैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकता हूं, उसे साइटोप्लाज्म से अलग कर दिया किसने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। क्लियर, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने अलग कर दिया। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके प्रेजेंस से चीजों का डायरेक्ट आना जाना
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में रुक गया। लेकिन वहीं न्यूक्लियर पोर के बनने के कारण सब्सटेंसेस का एक्सचेंज न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में हो सकता है। ये भी गजब ही है। चलिए, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात की। अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि कई सारे आपस में गुथे हुए यानी टेंगल्ड, आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए कुछ फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर है जो बीडिड दिखाई दे रहे हैं, जिनके सरफेस पे दाने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिनके सरफेस पे दाने दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये कलर्ड दिखता है। इसे हम लोग कहते हैं वही इलाबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन नेटवर्क। ठीक है, नाम क्या है? क्रोमेटिन। इसका नाम होता है क्रोमेटिन। क्लियर? फ्लेमिंग ने जो नाम दिया था, क्योंकि क्रोमा कलर्ड, क्योंकि वो कलर हो जाते हैं, स्टेन हो जाते हैं। क्रोमेटिन। किसी ने पूछा कैसे स्टेन करेंगे? स्टेनिंग करने के लिए क्या यूज करें? तो हम लोग यूज करेंगे एसिटाकार्बाइन। आप एसिटाकार्बाइन यूज कर सकते हैं, जैसा कि फ्लेमिंग ने यूज किया था। ओके, चलिए इतनी चीज इसके अंदर बता दी। बाकी क्या बच गया? देख बेटा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट को बता रहा हूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट क्या होंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इस बारे में मैंने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म कैसे अलग हो जाएगा, तो उसके लिए बात करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ये क्रोमेटिन के अलावा कुछ राउंडेड ओवल बॉडीज होती हैं, छोटी या बड़ी, एक या बहुत सारी, क्लियर, प्रेजेंट हो सकती हैं। ये राउंडेड ओवल बॉडी ही कहलाती हैं क्या? न्यूक्लियोलस। इसे न्यूक्लियोलस, एक को न्यूक्लियोलस, इकट्ठे न्यूक्लियोलाई बोलूंगा। ओके, ये राउंडेड ओवल बॉडी है और ये न्यूक्लियोलस किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ रहे हैं, ये राउंडेड ओवल बॉडी, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूअस रहते हैं, इनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये स्ट्रक्चर है इंटरफेस के टाइम में, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। व्हेन द सेल इज नॉट अंडरगोइंग डिवीजन, जब सेल में डिवीजन ना हो रहा हो, तब उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पड़े जाते हैं। कौन से हैं वो स्ट्रक्चर? तो वो स्ट्रक्चर होते हैं, नंबर 1 कैरियोथीका यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो कैरियोथीका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, नंबर दूसरी चीज हम लोग कहते हैं कैरियोथीका के बाद में, उसे कहेंगे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। और तीसरा हम लोग कहते हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो है क्रोमेटिन। चलिए, ये तीन चीजें याद रखें। ये तीन पार्ट्स हैं जो हमें इंटरफेसिक न्यूक्लियस में पढ़ने होते हैं। क्लियर? व्हेन द सेल इज नॉट अंडरगोइंग डिवीजन, द न्यूक्लियस इज गोइंग टू हैव दीज 3 पार्ट्स: कैरियोथीका, न्यूक्लियोलाई, क्रोमेटिन। ये तीन चीजें। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से। सुनिएगा, तो जब ये वाले स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया कि कैसे एक्सप्लेन करना है इसको फर्दर, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जरा चीज़ों को क्लियर कर लें। कि कह रहे हैं कि कई बार ये देखने को मिलता है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर कुछ बॉडीज प्रेजेंट होती है, राउंडेड बॉडीज होती हैं। वो क्या हैं? वो राउंडेड बॉडीज जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती हैं वो और कुछ नहीं, 80S राइबोसोम्स हैं। ये 80S राइबोसोम्स, ठीक है, ये प्रेजेंट हो सकते हैं सरफेस पे। वैसे तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो एक ऑल सेल ऑर्गेनल में कंटिन्यू करती है और उसे हम लोग नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफन कंटिन्यू इनटू एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। ठीक है, चलिए उसको बना देते हैं हम। किस तरीके से दिखेगा? ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहां से ये चल रहा है, ये ऐसा आया, यहां से ये चल रहा है इस तरीके से, इधर से फिर ऐसे आ गया फोल्ड करके, ठीक।
ऐसे सारे कंटेंट इसके अंदर पढ़े जाते हैं। तो यानी आप कह रहे हो कि कई बार आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब इसमें कंटिन्यू होगी स्ट्रक्चर में, जिसे मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कहा है, क्लियर, उसके सरफेस पर भी 80S राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, होते ही हैं। नेचर सिमिलर है भाई, नेचर सिमिलर लगा फिर तो हमें किस किस का, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये अपने सरफेस पर राइबोसोम बियर कर रही हैं, कौन से वाले, 80S राइबोसोम्स, ठीक है। केवल यहां नहीं है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी है, ठीक है। ये चीज हो गई अपीयरेंस के बारे में कि इंटरफेस के टाइम पर न्यूक्लियस कैसे दिखाई पड़ रहा था, ऐसा था भाई। फिर जब सेल डिवाइड करने जाने लगेगा तो हम ऑब्जर्व करते कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। भविष्य का क्रोमोसोम कौन है, यही क्रोमेटिन है, ठीक है। यहाँ पे खूब सारे फाइबर हैं। चलो हाइपोथेटिकली एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये 46 क्रोमोसोम क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, यानी मेरे को 46 अलग अलग धागे यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जो बाद में जाके कंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि हमारे अंदर जो DNA होता है वो हमारी लेंथ से बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद मेरे हर सेल में जहाँ पर न्यूक्लियस है वहाँ पर 46 क्रोमोसोम के बराबर DNA है, जिसकी टोटल लेंथ 2.2 मीटर है। गजब। वो सेल जो आंख से दिखाई नहीं देता, न्यूक्लियस जो इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी लेंथ मेरी पूरी बॉडी से ज्यादा है। ये है पैकेजिंग का कमाल कि लंबी सी रस्सी को अगर छोटी जगह में रखना है तो लपेट के रख दो। तो उन्होंने इतना लपेटा कि क्रोमेटिन के फॉर्म में पैकिंग हो गई, और छोटी पैकिंग लेवल भी होता है, क्रोमेटिन फाइनल पैकिंग नहीं है, क्लियर। सबसे छोटा लेवल होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये जो बीड दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में किसके कारण है, न्यूक्लियोसोम के कारण है। ये बीडेड अपीयरेंस क्रोमेटिन का दिख रहा है ना, ये जो बीडेड अपीयरेंस दिख रहा है, ये बीडेड अपीयरेंस जो क्रोमेटिन का दिखता है वो किसके कारण दिख रहा है, ड्यू टू न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के कारण दिख रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, समझ लिया, जरा वर्ड्स में समझें कि इनको हम लोग कैसे कैसे आगे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। उससे पहले मैं बताऊं आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने पढ़ी है जिसके ऊपर दो चीजें थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बातचीत नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर है जिसके कारण बातचीत, आदान प्रदान, चीजों का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा। वो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स, ये किसको फेवर कर रहा है, तो फेवर तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को कर रहा है, डिसअलाउ कर रहा है, नॉट फैसिलिटेट किसको, सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को, क्लियर। दोनों तरीके के वर्ड हैं। तो सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट मियोसिस, ये तो हमने कुछ अभी पढ़ा ही नहीं है, ये आंसर होगा भी नहीं। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता हो, ये बिल्कुल ठीक पढ़ा है हमने, बिल्कुल ठीक पढ़ा, यही चीज पढ़ी। तो यही आंसर है बी स्टेटमेंट। बाकी तो अभी हम सीखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। चलिए, जैसे द टू मेम्ब्रेन एनक्लोजेस अ स्पेस बिटवीन विच इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस का साइज अबाउट 10 to 15 नैनोमीटर्स होता है, क्लियर। दो मेम्ब्रेन बीच में, जिसे हम लोग एक चैम्बर कह सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह सकते हैं, उसको बनाती हैं। इसका नाम पेरीन्यूक्लियर स्पेस है जो 10 to 15 नैनोमीटर इन साइज होता है। जबकि अगर टू मेम्ब्रेन्स के लॉजिक के बारे में बात करूं कि वो क्या करती हैं, तो दे एक्चुअली फॉर्म अ बैरियर, किस किस के बीच में, मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस
एंड इन द साइटोप्लाज्म। वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर बनाती है, क्लियर। लेकिन ये दो मेम्ब्रेन जो होती है वो अपने एंड पर फ्यूज कर जाती हैं, और जहां वो फ्यूज करती है, मैंने कहा फ्यूजन हो गया दो मेम्ब्रेन का, जहां पर वो फ्यूज हो गई उस जगह को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर, which is much more larger in size than the पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये न्यूक्लियर पोर करीबन 100 to 120 नैनोमीटर साइज का होता है, और ये कहते हैं कि यहां जहां न्यूक्लियर पोर बना है उससे कोई भी मटेरियल आसानी से बाहर अंदर आ जा सकता है। जैसे एक बात बताता हूं कि न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्लेस होती है काय की, प्लेस ऑफ वन डीएनए सिंथेसिस। यहां पे डीएनए सिंथेसिस होगा, मतलब डीएनए की कॉपीज बनेंगी। केवल डीएनए नहीं, यहां पे आरएनए भी सिंथेसिस होता है, आरएनए का भी सिंथेसिस होगा। ये बात किसकी हो रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म की हो रही है। जबकि बाहर है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसिस। तब न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स जो चाहिए फंक्शन करने के लिए, क्या, जैसे डीएनए के सिंथेसिस, आरएनए के सिंथेसिस में जो प्रोटीन एंजाइम काम करते हैं उनका फॉर्मेशन एक्चुअली कहां हुआ है, साइटोप्लाज्म में हुआ है। तो वो वाले प्रोटीन अंदर जाना चाहते हैं, कहां, न्यूक्लियस के अंदर। वो वाले प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहते हैं, साइटोप्लाज्म से अंदर जाएंगे, क्लियर। ये प्रोटीन अंदर जाएंगे। और केस नंबर 2, यहां पर जहां आरएनए बनाए, इस आरएनए को चाहिए कि मैं बाहर आऊंगा। आरएनए कहां आना चाहता है, बाहर। तो आरएनए बाहर आएगा, प्रोटीन अंदर जाएगा। इस तरीके की चीज पॉसिबल हुई है क्योंकि न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हैं। तो यानी पैसेज थ्रू which the movement of RNA and protein molecule take place in both the direction between the nucleus and the cytoplasm। न्यूक्लियर पोर ही वो जगह बनी जहां से ये आरएनए और प्रोटीन अंदर बाहर आना जाने का काम कर सकते थे, क्लियर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार इन दो मेम्ब्रेन को हम लोग कैरियोथीका कह देते हैं, कई बार इसको हम लोग कैरियोथीका कह देते हैं, कई बार इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरीके के नाम देते हैं। या फिर एक और एक नाम आता है कई बार, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोलेमा। न्यूक्लियोलेमा इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें से कोई भी नाम चलेगा भाई, नाम होना चाहिए, ओके। तो इसने न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड किया था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। दूसरा पार्ट क्या है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के दूसरे पार्ट के लिए हम लोग कहते हैं वो है न्यूक्लियोलाई। मैंने कहा था न्यूक्लियोलाई वो राउंडेड या स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन है ये चीज कि ये न्यूक्लियोलाई जो होंगे ये न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी तक हमने सेंट्रोसोम पढ़ा, उससे पहले राइबोसोम पढ़ा था, आज न्यूक्लियोलस पढ़ रहे हैं। ये तीन ऐसी चीजें हैं, ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस वो बॉडी है जो राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए का सिंथेसिस और स्टोरेज करती है। हम लोग न्यूक्लियोलस को दूसरा नाम स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए के नाम से बोल सकते हैं। न्यूक्लियोलस को दूसरे नाम स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए के नाम से
बोल सकते हैं, ऐसी चीज इसके अंदर आती है। नेक्स्ट जब हम इसको पढ़ते हैं तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोलस के नंबर वहां ज्यादा होंगे और साइज न्यूक्लियोलस का बड़ा होगा जहां पर रेगुलर प्रोटीन सिंथेसिस होता हो। ऐसे सेल जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वहां पर न्यूक्लियोलाई के नंबर ज्यादा होंगे, वहां पे न्यूक्लियोलस साइज में बड़ा होता होगा। तो ये न्यूक्लियोलस एक्चुअली आया कहां से? न्यूक्लियोलस आता है कुछ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट स्ट्रक्चर NOR से। क्लियर? तो ओरिजिन जब मैं कहता हूं ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस तो कॉपी किया है, न्यूक्लियोलस कॉपी नहीं किया भैया, समझ गए? न्यूक्लियोलस कॉपी नहीं करता है, इसका तो होता है सिंथेसिस। कौन करता है? ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियोलस कहां से हुआ? नाम लिखा है NOR ऑन सर्टेन क्रोमोसोम। NOR का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इसे NOR कह रहे हैं। और ये सुनो कि NOR कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। मैंने कहा NOR कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा? जिन क्रोमोसोम्स पे NOR होता है, NOR एक्चुअल में क्या है? इज अ DNA सीक्वेंस, वो एक DNA सीक्वेंस है टू मेक RRNA, जो RRNA राइबोसोमल RNA बनाएगा। और राइबोसोमल RNA ही बनाने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। तो NOR प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं NOR क्रोमोसोम, जिन्हें हम लोग NOR क्रोमोसोम्स कहेंगे। सच क्रोमोसोम्स आर ऑफ 5 पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम। हमारे अंदर या हमारे सेल में 5 पेयर NOR क्रोमोसोम्स हैं। 5 पेयर्स इन ह्यूमन। पढ़ेंगे आने वाली क्लास में NOR क्रोमोसोम के नाम। हमने कहा 5 पेयर्स इन ह्यूमन होते हैं, यानी टोटल 10। और अगर 10 NOR क्रोमोसोम्स हैं तो मैं ये कहता हूं कि ह्यूमन सेल में न्यूनतम मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई कितने हो सकते हैं? 10। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन सेल के अंदर मिनिमम 10 न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। at least 10 nucleoli in human cell। क्लियर? ह्यूमन सेल के अंदर कम से कम 10 न्यूक्लियोलाई हैं, इस तरीके की बात कही जाती है। तो ऐसे कैरेक्टर हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन कर लिए। अब जब ये सारी चीज बताई तो हमने कहा कि न्यूक्लियोलस का ओरिजिन पढ़ लिया। न्यूक्लियोलस से नहीं बनता है, न्यूक्लियोलस डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस से बनता है, जिन्हें हम लोग NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। क्लियर? आप ये कहते हो कि न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पर RRNA का सिंथेसिस होता है, इसलिए वो वाले सेल जो ज़्यादा प्रोटीन बनाएं उसके पास में ज़्यादा राइबोसोम होंगे। राइबोसोम बनाने के लिए RRNA चाहिए, RRNA के लिए न्यूक्लियोलाई चाहिए। तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस अगर सेल में ज़्यादा हो तो इसलिए न्यूक्लियोलाई भी ज़्यादा होने चाहिए नंबर में। ये बात इंटरफेस न्यूक्लियस के दूसरे कंपोनेंट के बारे में। पहला हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है न्यूक्लियोलाई। ठीक है, चलिए कुछ फंक्शन देखिए। तो न्यूक्लियोलाई किसने बनाया है? न्यूक्लियोलाई किसने बनाया है? क्लियर? ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियोलाई किसने बनाया, उसके बेसिस पर ही यहां पर आंसर लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियोलाई किसने बनाया? न्यूक्लियोलाई को एक डीएनए सीक्वेंस ने बनाया। इस डीएनए सीक्वेंस का नाम क्या है? उसका नाम है NOR। क्लियर? समझे बात? उसका नाम क्या है? NOR। और न्यूक्लियाई में क्या बनता है? न्यूक्लियोलाई में राइबोसोमल RNA बनता है।
तो कोई बोल रहा है कि ये बताओ कि न्यूक्लियोलाई के अंदर क्या चीजें होती हैं। क्लियर, न्यूक्लियोलाई आर रिच इन, वैसे तो अगर मैं कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस की बात करूं तो मैं ऐसे बताता हूं, न्यूक्लियोलाई कंटेंट्स, उसके अंदर जो कंटेंट है उनके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या क्या होंगे? पहली चीज मैं लिख रहा हूं, पार्स अमोर्फा, जैसे जैसे समय बदलेगा कंटेंट बदलता चले जाएगा, उसका अपीयरेंस बदलता चला जाएगा। दूसरा हो जाएगा पार्स ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्यूल्स बन गए, और ग्रेन्यूल अब क्या बना लेंगे? फाइबर पार्स फाइब्रोसा। क्लियर, ऐसी स्टेजेस हो सकती हैं। तो यानी आप ये कहते हो कि दैट पार्स एमोर्फा, पार्स ग्रेन्युलोसा, पार्स फाइब्रोसा, अगर ऐसे सब चीजें होंगी तो इसका मतलब है न्यूक्लियोलाई कंटेंट ये होते हैं। लेकिन मेरे से अभी केमिकल कंपोजिशन वाली बात पूछी है। देख यहाँ पे कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब है कि वो केमिकल कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलाई बनता है डीएनए से, तो डीएनए है, डीएनए है, डीएनए है, ओके। वो आरएनए बनाता है तो आरएनए भी वहां पे होगा, आरएनए है, आरएनए है। क्लियर, और सिर्फ आरएनए ये नहीं हो सकता। ठीक है, या तो फर्स्ट आंसर है या फिर सेकंड आंसर होगा। लेकिन आरएनए, जब डीएनए से आरएनए बने तो उसके लिए एंजाइम चाहिए रहते हैं, और एंजाइम ज्यादातर कौन होते हैं? कैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो हम आज क्वेश्चन से कुछ चीजें सीख रहे हैं, लेकिन एक बात मान लो कि क्वेश्चन को फैक्ट नहीं मानना है। क्लियर, आप क्वेश्चन को फैक्ट नहीं मान सकते, हम तो सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करके लिख रहे हैं, राइट। चलिए, तो यानी न्यूक्लियोलाई आर रिच इन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट चीज समझिए। तीसरा कंपोनेंट रह गया जिसका नाम है क्रोमेटिन। क्लियर, तीसरा कंटेंट है जिसका नाम है क्रोमेटिन, और मैंने कहा क्रोमेटिन वर्ड प्रपोज करने वाले का नाम फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग ने एसिटोकार्माइन से न्यूक्लियोप्लाज्म को जब स्टेन किया तो उसके अंदर कुछ नेटवर्क सा मिला, कुछ फाइबर आपस में उलझे हुए दिखे, उसे वो कह रहे हैं क्रोमेटिन। ठीक है, और तब मैं कहता हूं कि ये जो क्रोमेटिन होता है उसका नाम क्रोमा से पड़ा है, यानी कलर से पड़ा है, क्योंकि ये स्टेन करने पर दिखते हैं, इसलिए क्रोमेटिन नाम इसको दे दिया है। बात ऐसी है कि क्रोमेटिन केमिकली डीएनए होता है, और उसमें लगभग एक सेकंड मेजर कंपाउंड प्रोटीन्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक होंगे। फिर बारी आती है कुछ ट्रेस कंपाउंड्स की, जैसे लिपिड्स की, या ट्रेस अमाउंट में मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि क्रोमेटिन केमिकली किन चीज़ों से मिलके बना है। अगर कोई कहे कि क्रोमेटिन ने क्या बनाया या क्रोमेटिन क्या हुआ, तो उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। हम कह रहे हैं क्रोमेटिन बीडिड दिखाई देता है क्योंकि वो न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट है, वो उसको बीडिड स्ट्रक्चर का एम्बियंस देगा, दानेदार दिखाई देंगे। क्लियर, इस तरीके की बात उन्होंने कही। अब क्रोमेटिन के बारे में ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जरा एक के बाद एक समझेंगे कि वो है क्या। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो क्रोमेटिन कंटेंट प्रेजेंट है, क्लियर, दिस क्रोमेटिन कंटेंट इन अ सोमेटिक ह्यूमन सेल। सोमेटिक सेल मतलब जो डिप्लॉयड हो ह्यूमन में, सोमेटिक सेल ऑफ ह्यूमन, get arranged into 46 क्रोमोसोम्स। ये 46 क्रोमोसोम में अरेंज हो जाएगा आगे जाके, मतलब ये मामूली चीज नहीं है। क्रोमेटिन एक लेवल ऑफ पैकेजिंग है, बस ये बात याद रखना। न्यूक्लियोसोम प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग है। न्यूक्लियोसोम क्या है? प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग है। प्राइमरी लेवल ऑफ डीएनए पैकिंग।
ये डीएनए पैकिंग का प्राइमरी लेवल है, बिल्कुल नीचे के लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीज उसके बारे में बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियोसोम प्राइमरी लेवल ऑफ डीएनए पैकिंग था, समझ गए। अब क्रोमेटिन के बारे में बात करें कि क्रोमेटिन क्या होगा। तो क्रोमेटिन के ना दो जनरल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं। क्रोमेटिन के दो जनरल फॉर्म मेरे पास में है। कौन कौन से? एक का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं यूक्रोमेटिन, और दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, एक है यूक्रोमेटिन और दूसरा क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन। तो तब जरा दोनों को समझ लें कि दोनों क्या चीजें होती हैं। मैं कलर कर रहा हूं किससे? एसिटाकार्माइन से, कलर्ड बाय एसिटाकार्माइन। आप कोई और बेसिक डाई भी यूज कर सकते हैं, बेसिक नेचर की डाइज, जैसे बेसिक क्वेश्चन, आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो चलिए यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बात करें। हेटेरो मीन्स द अदर काइंड, ओके। यूक्रोमेटिन, ट्रू क्रोमेटिन टाइप्स। चलिए यूक्रोमेटिन क्या होता है? इसकी पैकेजिंग नॉर्मल है, जबकि यहां पे पैकेजिंग और खतरनाक हो गई है, रिपीटेटिव डीएनए मिलता है। खैर उससे पहले यूक्रोमेटिन अर्ली रेप्लिकेटिंग, क्या मतलब है? देख, जब सेल डिवाइड होता है ना तो क्रोमेटिन अपनी कॉपी बनाता है, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो जो डीएनए अपनी कॉपी जल्दी बना के फ्री हो जाता है वो एक्चुअली यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन में जो प्रेजेंट डीएनए है वो लेट रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब उसको इसके लिए टाइम लग जाएगा, ये लेट रेप्लिकेटिंग है। इतना ही नहीं, और भी बात सुनिए, इतना नहीं और भी बात सुनिए, ये है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब ये आरएनए बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिवेट न करे, यानी हेटेरोक्रोमेटिन इज आइदर, अब सुनो, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन नहीं, हम नहीं जाएंगे, जिद्दी हैं हम, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, या फिर हम मान गए हैं हम चले जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए बनाने के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। ये जिद्दी नहीं है, ये उतने जिद्दी नहीं है, नहीं है, ओके। चलिए कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, ये दो अलग अलग बातें हैं, पहुंच रहा उनके ऊपर, सुनिएगा। यूक्रोमेटिन की बात की, अर्ली रेप्लिकेटिंग, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, बट यहां अगर हेटेरोक्रोमेटिन की बात करता हूं ये लेट रेप्लिकेटिंग है। ये मेजर बल्क यही बनाता है, किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी स्पीशीज के अंदर ज्यादातर अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन है, बल्क है, बल्क। तो आइदर कॉन्स्टिट्यूटिव या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब हुआ कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने ये चीज पहले ही बोल दी थी, मैंने ये चीज हेटेरोक्रोमेटिन के लिए बोल दी थी कि इसके पास में एक्चुअली क्या है? रिपीटेटिव डीएनए है, ये ज्यादा घना दिखाई दे रहा है, क्लियर? इसके पास में रिपीटेटिव डीएनए है। ओके, जरा सुनो मेरी बात। आप ऐसा करिए कि एक 10 मीटर लंबा धागा लीजिए सफेद रंग का, उसको तोड़ लीजिए इक्वल, मतलब 5-5 मीटर के पार्ट्स में। अब 5-5 मीटर वाले पार्ट में से एक पार्ट पर लगा दो गठाने और उसको छोटा छोटा करते जाओ गठान लगाते हुए। मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उसको मैं इंक में डिप कर दूंगा। मैंने उसको इंक में डिप कर दिया, क्लियर? और सुनो, एक पार्ट जो खुला है वो ये रहा,
दूसरा पार्ट जिस पे गठाने हैं उसे मैं यहां पर बना देता हूं, ये लीजिए, उसे मैंने यहां पे बना दिया। इसको गठान लगा के इतना छोटा कर दिया है कि वो ओरिजिनल से आधा दिखाई दे रहा है। कहने के लिए इसकी लेंथ भी 5 मीटर है, इसकी भी 5 मीटर है, लेकिन ये कैसा कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और ये नहीं। एक्चुअल में इसमें यूनिट क्या हो गई है, पास में, यानी इसका सीक्वेंस कैसा हो गया है, घना हो गया है। ये हेटेरोक्रोमेटिन है। अब मेरे को समझ में आ रहा है क्यों डीएनए जो इसके अंदर प्रेजेंट है हेटेरोक्रोमेटिन में, वो जल्दी रेप्लिकेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ना बड़ा क्लोज है, वो बड़ा घना पैक है, वो घना पैक है, सघन डेंस पैक है, इसलिए वो जल्दी खुलेगा नहीं, जल्दी काम करेगा नहीं। क्लियर? और उधर वो डीएनए कंपैरेटिवली, या फिर ये कहो कि ऑप्टिमली पैक है, ज्यादा कंडेंस पैक नहीं है। पैकिंग दोनों बढ़िया वाली है, लेकिन ये पैकिंग बहुत ही ज्यादा आपस में गठान वाली हो गई, उलझन वाली है, अच्छी वाली नहीं है, उलझन वाली पैकिंग है, इसलिए खुलने में टाइम लगा, रेप्लिकेशन लेट किया। रेपिटेटिव डीएनए बल्क यही बनाएगा। यूक्रोमेटिन तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का एक छोटा पार्ट होता है, तो ये याद रखिए यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन को। तो ये यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन ही आगे जाकर नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका नाम क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। क्रोमेटिन से क्या बनेगा, क्रोमोसोम। मैं लेबल बाय लेबल एक एक करके अगर केमिकल कंपोजिशन के लिए बात करूं, तो मैं क्रोमेटिन की केमिकल कंपोजिशन को कैसे लिखूंगा, तो वो लिखने का तरीका बेटा ये है। वो लिखने का तरीका यहां पे है कि आपने पहले लिया डीएनए, डीएनए के साथ में ऐड किया हिस्टोन प्रोटीन, और तब यहां पर बन गया कौन, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के साथ में बाकी चीजें ऐड कर दी, आरएनए ऐड किया, मैंने ऐड किया इसके साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब सुन मेरी बात कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं बेसिक प्रोटीन। कैसे प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे हो गए हैं, एसिडिक। नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन हो गए हैं। क्लियर? ये एसिडिक प्रोटीन हो गए। तब डीएनए से न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम से आगे क्या हुआ है भाई, न्यूक्लियोसोम से आगे हमने बनाया क्रोमेटिन। मैंने इग्नोर कर दिया है, मैंने इग्नोर कर दिया है वो थोड़े बहुत जो मिनरल लग रहे हैं, जैसे क्या, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा, लिपिड लग रहा है थोड़ा सा, उसको इग्नोर कर दिया। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से आगे चल रहा हूं, कुछ और प्रोटीन यहां पर इन्वॉल्व होंगे, उन्हें स्कैफोल्ड प्रोटीन कहते हैं, और स्ट्रक्चर क्या बन जाता है क्रोमेटिन से आगे, हम उसे क्रोमोसोम लिखते हैं। उसे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रोमोसोम। ये डिफरेंट लेवल है, हमने सारे लिखे भी नहीं है, हमने सारे लेवल लिखे भी नहीं है। इनमें से न्यूक्लियोसोम को जानो, ये प्राइमरी लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग है। ठीक है, ऐसे हम लोग इनको पढ़ सकते हैं। तो यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिनके बारे में आपको पैकिंग में जानना चाहिए। चलिए आगे देखें, क्या क्वेश्चन कुछ है क्या इसके बारे में हमको समझना होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये तो बात हो गई कि ये सारी चीजें हमने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ ली। अब बात ये है कि न्यूक्लियस फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी प्लांट के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी का डिसीजन किसने किया, न्यूक्लियस ने किया। कहाँ डिस्कवर हुआ, ये एसिटाबुलेरिया में डिस्कवर हुआ। कुछ नहीं जानते इसके बारे में, कहाँ डिस्कवर हुआ, एसिटाबुलेरिया में डिस्कवर हुआ। कि हैमरलिंग का एक एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि न्यूक्लियस ही जेनेटिक या हेरिडिटरी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे, उन्होंने एसिटाबुलेरिया पर अपनी स्टडी करी थी। क्लियर? एसिटाबुलेरिया स्टडीड बाय हैमरलिंग। हैमरलिंग ने ये स्टडी करी है। क्लियर? किस पे स्टडी करी है, एसिटाबुलेरिया पे, जो एक तरीके का ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल हुआ। ओके,
तो आप ये कहते हैं कि इस तरीके से न्यूक्लियस के रोल के बारे में हम लोग जान सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन बता रहा है उस हिसाब से क्या क्या फंक्शन होते हैं तो हम लोग समझ लें उसको। तो हमने कहा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या हैं। कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियस इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। क्लियर। इसके अलावा उसके पास सारी चीजों के जीन प्रेजेंट हैं, इसलिए वो डायरेक्टर ऑफ द सेल भी है। सारी एक्टिविटी उसी के थ्रू रेगुलेट होती है एज ए डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो ये है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब कोई ये कहे कि न्यूक्लियस नहीं होगा सेल में तो क्या होगा, सब चीजें बिगड़ जाएंगी। भैया डायरेक्टर नहीं होगा तो कौन मॉडरेशन करेगा एक्टिविटी का, ठीक है। वो मॉडरेशन के लिए न्यूक्लियस रिक्वायर्ड है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक। तो न्यूक्लियस होना चाहिए और ये याद रखो कि दैट न्यूक्लियस ही वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है और ये क्या करेगा, अंडरगोस रेप्लिकेशन बिफोर डिवीजन। लो डन। एंश्योर जब तक कंटेंट डबल ना हो तब तक डिवीजन नहीं होता, यानी अगर कंटेंट है ही नहीं तो सेल डिवाइड करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। न्यूक्लियर मटेरियल अंडरगोस रेप्लिकेशन प्रायर टू सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियर मटेरियल रेप्लिकेशन करेगा, ऐसी बात क्लियर हो गई। और जब ये क्लियर हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो सेल, those cells which lack न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस है नहीं वो डिवाइड करते नहीं, डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा जिन पे न्यूक्लियस होते वो हमेशा डिवाइड करते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस वाले सेल भी डिवाइड करें जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है वो पक्का 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 डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर। यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है न्यूक्लियस के बारे में। आगे की क्लास के अंदर हमारे पास जो बाकी टॉपिक बचा है वो है क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज तो ये छोटी सी 2 लाइन दी है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन हम कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं भाई, हमें प्रैक्टिस करनी है, पेपर हमें देना है, एनसीईआरटी को नहीं देना है। क्लियर। हमें फंक्शंस मालूम होनी चाहिए माइक्रोबॉडीज के, और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खुल के ज्यादा पढ़ना होगा क्योंकि क्रोमोसोम के बारे में आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर। आज की क्लास के बाद आज आप ये बता सकते हो कि अगर सेल में न्यूक्लियस ना हो तो क्या होता है। उसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है कि वो सेल डिवाइड ना करने वाला हो। क्लियर। न्यूक्लियस सेल का डायरेक्टर है, ये हमें मालूम पड़ गया। अब आपके लिए जरूरी बनता है कि आप डेली प्रैक्टिस पेपर को अटेम्प्ट करिए, उसको अटेम्प्ट करने के बाद अपनी एफिशिएंसी को गेन करिए, एक्यूरेसी को बढ़ाइए, बूस्ट योर स्कोर। उसके लिए क्या जरूरी, प्रैक्टिस। ठीक है। डीपीपी आपको वही प्रैक्टिस देती है जिससे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ये स्टेप्स हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि नीट 2021 में या नीट 2022 में जब भी आप नीट का एग्जाम दें, आपका रिजल्ट बहुत शानदार हो, आपका स्कोर हाई हो। अगर आप स्कूल के एग्जाम के लिए भी फोकस करते हैं तो उसके लिए भी आप सुंदर लिखें, अच्छा लिखें, उसके लिए फंडामेंटल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के लिए अपनी स्टडी एफिशिएंसी और स्ट्रेटजी के साथ में चला के रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ट्यूरेटो पर और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस ऑन ट्यूरेटो। ऑल द बेस्ट।